Okay, good morning and assalamu alaikum once again. Hope so you will be fine. Okay, लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। हमने मस्कुलर सिस्टम को डिफाइन किया था कि मसल्स क्या होते हैं। इसके अलावा स्केलेटल मसल के बारे में डिस्कस किया था। इंस्टेड ऑफ दैट कार्डियक मसल के बारे में, स्मूथ मसल के बारे में, इनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिफ्रेंशिएशन इनके अंदर की थी। ओके, डिफ्रेंशिएशन में हमने ये देखा था कि स्केलेटल मसल क्या होते हैं, उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, स्मूथ मसल का फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, एज वेल एज जो स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स, इनका डिफ्रेंशिएशन हमने देखा था। ओके, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था। दैट वाज मसल सेल्स, जिसको हमने कहा था कि मायोसाइट्स होते हैं, ये मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन होती है, सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म आपकी सेल होता है, और मायोफिब्रल्स होते हैं अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो सार्कोप्लाज्म के अंदर होती है। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स की बेस पे, लोकेशन की बेस पे, फंक्शन की बेस पे, अपीयरेंस और कंट्रोल की बेस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया था। तो अगर हम इसको एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि कार्डियक जो सेल्स होते हैं, ये कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली हार्ट के अंदर होते हैं, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं होते, और दीज आर इनवॉलंटरी इन नेचर। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके अंदर स्ट्राइएशन होती है। ओके, इसके अलावा स्केलेटल मसल्स के हमने मूवमेंट देखी थी कि मूव कैसे करते हैं, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होती है। आज हम इन डिटेल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू साइड इंफ्लेमेटरी। ओके, टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, कार्डियक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसमें एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट था कि एसिटाइलकोलिन जो है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, सॉरी एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को कम करता है, और जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है ये स्पीड अप कर रहा होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा होता है, जिसको हमने टैकीकार्डी और ब्रेडिकार्डिया का भी नाम दिया था। तो हमने ये कहा था कि जो टैकीकार्डिया होता है, जब हार्ट रेट मोर देन 100 बीट्स पर मिनट होता है, दैट इज नोन एज टैकीकार्डिया, और जब लेस देन 60 होता है तो दैट इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया, और जब 60 और 100 के दरमियान फॉल कर रहा होता है, दैट इज नोन एज साइनस रिदम। ऑक्सीजन डेप्थ के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक ऐसी कंडीशन जिसमें जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी के अंदर फटीग होना शुरू हो जाती है, और उस फटीग को हमने लैक्टिक एसिडोसिस का नाम दिया था कि लैक्टिक एसिडोसिस के एक्यूमुलेट होने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है और वो फटीग काज कर रही होती है। ओके, स्केलेटल मसल्स के बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं इनके कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इनकी कवरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। दैट वाज फेशिया, दैट वाज एपिनर्सिस एंड अदर वाज टेंडन। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट हमने इनकी कवरिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एपीमायोसियम थी, पेरीमायोसियम थी और एंडोमायोसियम थी। जिसमें हमने एक एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द इंडिविजुअल सेल दैट इज नोन एज एंडोमायोसियम, और अगर इंटायर मसल को कवर कर रही होती है, ये सराउंड कर रही होती है, दैट वाज फेशिया। तो फेशिया और एंडोमायोसियम के दरमियान ये डिफरेंस है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, थैंक यू कि आप लोगों ने इतना जल्दी ज्वाइन कर लिया है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल के बारे में हमने सॉरी पेरियोस्टियम, टेंडन, एपीमायोसियम और ये बेली ऑफ स्केलेटल मसल, पेरीमायोसियम, एपीमायोसियम, ये सारी चीज़ें हमने वन बाय वन डिस्कस की थी। ओके, इसके अलावा हमने अटैचमेंट के बारे में बात की थी, ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में बात की थी कि ओरिजिन वो होता है जहाँ पे अटैचमेंट साइड फॉर ए लेस मूवेबल जॉइंट, लेस मूवेबल बोन। ओरिजिन होता है और इंसर्शन होती है जहाँ पे मोर मूवेबल जॉइंट के साथ अटैचमेंट होती है। तो दैट इज इंसर्शन। इंसर्शन और ओरिजिन में ये डिफरेंस था। इसके अलावा हमने इसके एक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। दैट वाज प्राइम मूवर, सिनर्जिस्टिक्स और एंटागोनिस्ट्स होते हैं। इसके अलावा हमने बॉडी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अपर एक्सटेंशन, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, अबडक्शन और एडक्शन के बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस किया था।
और ये नहीं बता रहा हूँ कि ये स्लाइड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एपर एक्सटेंशन, डॉर्सिफ्लेक्शन, ये जो सारी चीज़ें हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपकी डेली लाइफ में आप लोग डेली लाइफ में आप लोग इसको प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता। इसलिए अगर आप करते रहेंगे लाइक फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हैपर एक्सटेंशन, ये डॉर्सिफ्लेक्शन के बारे में आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो ये आपके फिंगर टिप पे हो जाएगा। ओके इसके अलावा सरकमफेक्शन के बारे में हमने बात की थी, प्रोनेशन के बारे में बात की थी, और हमने डिफरेंट जब मसल्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये कहा था कि ये मसल इन्वर्जन करवा रहे होते हैं, मीडियली मूव करवाते हैं, लेटरली मूव करवाते हैं, पोस्टीरियरली मूव करवाते हैं, ये इंटीरियरली मूव करवाते हैं। अगर मीडियली मूव करवा रहे होते हैं दैट इज़ इन्वर्जन, अगर इंटीरियरली मूव करवा रहे होते हैं दैट इज़ प्रोटेक्शन, अगर पोस्टीरियरली मूव करवा रहे होते हैं तो दैट इज़ रिट्रैक्शन, और अगर लेटरली मूव करवा रहे होते हैं तो दैट इज़ इन्वर्जन। ये हमने वन बाय वन डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। ओके एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या फ़र्क था कि अगर बॉडी पार्ट को अप कर रहे हैं तो दैट इज़ एलिवेशन, अगर लोअर साइड पे कर रहे हैं लोअरिंग द बॉडी पार्ट इज़ नोन एज डिप्रेशन। स्केलेटल मसल के बारे में हमने डिस्कस किया था, हेड और नेक के मसल के बारे में डिस्कस किया था। ये हेड और नेक के जो मसल्स होते हैं जिसमें स्टेर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल आते हैं, फ्रंटालिस आते हैं, ऑर्बिकुलरिस ओरियस आते हैं, स्पिनियस कैपिटस आती हैं, इनके फंक्शन भी हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे। इंस्टेड ऑफ दैट ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, ज़ैगमोटिकस, इस्मा, विजिटर और टेम्पोरालिस। और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये कौन से मसल्स होते हैं जो सिनेर्जिस्टिक्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं इन स्टेबलाइजिंग द जॉइंट्स एज वेल एज मसल की स्टेबलाइजेशन में। इसके बाद हमने अपर आर्म के बारे में डिस्कस किया था। अपर आर्म में हमने पेक्टोरलिस मेजर और लेटिमस डॉर्साई के बारे में डिस्कस किया था। डेल्टाइड, सबस्केपुलरिस और इंफ्रास्पाइनेटस के बारे में हमने डिस्कस किया था। फोर आर्म के मसल्स बाइसेप ब्रेकाई, ब्रेकियलियस और ब्रेकियोलियस के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा फोर आर्म में हमने ट्राइसेप ब्रेकाई, स्पाइनेटर्स और प्रोनेटर्स टेरस के बारे में डिस्कस किया था। मेजर रिस्ट, हैंड और फिंगर्स के मसल के बारे में हमने फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस के बारे में डिस्कस किया था। पाल्मस लॉन्गस के बारे में डिस्कस किया था। ओके इसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफांडिस के बारे में हमने ये डिस्कस की थी। ये वो चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब इसमें हमने इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हम गोइंग टू डिस्कस वो इस दैट इनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे हो रही होती है। ओके हैव अ लुक ऑन दी स्लाइड्स। कि मेजर स्केलेटल मसल्स एंकर और फुट के क्या क्या होते हैं, टो के क्या होती हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है एज एट इज। स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने मोटर न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया था, डेंड्राइट और एक्सोन के बारे में डिस्कस किया था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट वाज डेंड्राइट? डेंड्राइट क्या था? अगर आप लोगों ने पढ़ा है, कैन एनीबॉडी डिफाइन के व्हाट इज डेंड्राइट? क्या होते हैं डेंड्राइट? नो, किसी को भी नहीं पता कि डेंड्राइट्स क्या होते हैं। ओके तो डेंड्राइट्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं उनको रिसीव करती हैं, उसके बाद फ्रॉम द न्यूरॉन्स उसको प्रोसेस करते हैं सिग्नल्स को, और उसके बाद
इंफॉर्मेशन को सोमा ऑफ दी न्यूरॉन्स की तरफ ट्रांसमिट कर देते हैं। You can also define as the segments of the neurons that receive signals, that receive stimulations in order for the cell to become active. इलेक्ट्रिकल मैसेज हो सकता है, केमिकल मैसेज हो सकता है, मेनली दे कन्वे इलेक्ट्रिकल मैसेज टू द अदर न्यूरॉन्स। ओके, पार्ट ऑफ न्यूरॉन होता है दैट रिसीव इम्पल्सेस डेफिनेटली, लेकिन यू कैन डिफाइन एज दीज आर द प्रोजेक्शंस। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं डेफिनेटली, यस, फ्रॉम द सिग्नल्स एंड प्रोपोगेटर, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये प्रोपोगेशन का कर रहे होते हैं, वेरी गुड। ओके, डेंड्राइट्स होते हैं तो इन्होंने इम्पल्सेस या कोई भी मैसेज होता है उसको रिसीव करना होता है, रिसीव करने के बाद इसको ट्रांसमिट करना होता है टुवर्ड्स एक्सोन या एक्सोन हिलेक की तरफ ट्रांसमिट होता है। जोन हिलेक्स में या न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स पड़े होते हैं और दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी और मिक्स्ड। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्टिमुलेटरी भी होते हैं, इनहिबिटरी भी होते हैं और मिक्स्ड भी होते हैं, लेकिन डिफरेंट बुक से डिफरेंट। कुछ बुक कहती हैं कि 7 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कुछ बुक कहती हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं, कुछ कहती हैं सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है प्रोफेसर विल्सन वो ये कहती है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, वन इज इनहिबिटरी, अदर इज स्टिमुलेटरी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड। ओके, टूवर्ड्स द सेल डेफिनेटली ये मैसेज कन्वे करते हैं। उसके अलावा हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में बात की थी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो साइट होती है जहाँ पे जो प्री सिनेप्टिक होती है उसका मैसेज पोस्ट सिनेप्टिक में कन्वे हो रहा होता है, और ये वो जंक्शन होता है या वो साइट होती है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमने मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में ये डिस्कस किया था कि सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर डायरेक्टली बीनीथ द मोटर नर्व एंडिंग्स होती हैं, और ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। ये एक्सोन हिलेक है, एक्सोन टर्मिनल है, वहाँ से कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी नर्व इम्पल्सेस आती है, दैट इज नोन एज पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होएगी, उसके बाद सिनेप्टिक नोब के अंदर ये मैसेज कन्वे होएगा, ये सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर। सिनेप्टिक लेफ्ट बेसिकली एक स्पेस होती है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं, और मेनली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होता है दैट इज एसिटाइलकोलिन, क्योंकि कंट्रक्शन ऑफ दी मसल करवा रहा होता है। इसके अलावा ये रिलीज कैसे होता है, बेसिकली ये कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन जैसे ही होते हैं तो ये ट्रिगर कर रहे होते हैं कि एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज हो जाए। अगर कैल्शियम गेटेड चैनल्स, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ट्रिगर नहीं करेंगे तो जो एसिटाइलकोलिन है ये रिलीज नहीं होगा। अगर रिलीज
ओके, सॉरी पेज रिफ्रेश हो रहा था तो ऐसी आवाज़ का प्रॉब्लम होगा। डेफिनेटली बेटा लेक्चर हो रहा है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात कर रहे थे। ये मैं ये बता रहा था कि अगर कैल्शियम जो है, कैल्शियम गेटेड चैनल्स अगर इस ट्रिगर नहीं करेंगे तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होएगा, और एसिटाइलकोलिन जैसे रिलीज़ होएगा तो ये मसल की कंट्रैक्शन करवा रहा होता है। ओके, तो इसके अलावा जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो जाता है, मसल की कंट्रैक्शन हो जाती है, तो उसके बाद जो एसिटाइलकोलिन है उसकी डिग्रेडेशन होनी होती है, और डिग्रेडेशन के लिए हमने एक लास्ट टाइम एक एंजाइम डिस्कस किया था, दैट वाज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जिसकी डिग्रेडेशन करवा देता है। इसके अलावा ये होता है कि जो एसिटाइलकोलिन थी या तो उसकी रीअपटेक हो जाती है, रीअपटेक होने के बाद वो अगेन वेजिकल्स में स्टोर हो जाती है, या जो रिलीज़ हुआ था उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। ओके, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की एक पिक दिखाई गई थी, उसमें एक्सोन टर्मिनल था, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एक्सोनल कोलेटरल ब्रांचेस होती हैं, सोमैटिक मोटर्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, सिनेप्टिक एंड बल्ब्स होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर की एक ये पिक है कि इस तरह के इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सोनल टर्मिनल है, ये सिनेप्टिक एंड बल्ब्स हैं, या सोमैटिक मोटर्स न्यूरॉन्स है, वो किस तरह शो होते हैं। और सिनेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जंक्शन होता है बिटवीन द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन ऑन ब्रेन ऑफ दी अनदर सेल टाइप। और इसके अलावा सिनेप्टिक लेफ्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेपरेशन होती है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एक्सोनल एंड ऑफ द मोटर नर्व एंड द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर्स। एक्सोनल एंड कंटेन्स वेजिकल्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो एक्सोनल एंड्स होते हैं इसके अंदर वेजिकल्स की फॉर्म में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दैट आर स्टोर्ड। ओके, अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं, ये हमने एक डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं दैट आर रिलीज्ड इन द मोटर नर्व एंडिंग्स या एक्सोनल एंड, जिसमें हमने मेनली एसिटाइलकोलिन के बारे में डिस्कस किया था। और एसिटाइलकोलिन व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द नर्व impulses, एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड, travels across the synaptic left and bind to receptors on the motor end plate. इसके अलावा जैसे ये रिलीज होएगा मोटर एंड प्लेट के ऊपर जाएगा तो स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में, सार्कोमियर इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये कहती है व्हेन द स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट्स सार्कोमियर शॉर्टन्स, इसलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का नाम दिया गया है। इसमें हमने एक्टिन और मायोसिन के बारे में डिस्कस किया था। थिक और थिन फिलामेंट्स के बारे में भी आप लोगों को बताया था कि ये किस तरह जो एक्टिन और मायोसिन किस तरह इनकी ऊपर आके अटैच होती है। एक्टिन के ऊपर जो वो मायोसिन है ये जाके अटैचमेंट करवा रहा होता है। और बेटा आवाज़ का क्या इशू आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। ओके, तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक श्योर कर लें आवाज़ ठीक आ रही है अब। ओके, तो मोटर इम्पल्सेस इनिशिएटेड इन द ब्रेन, जैसे ही इम्पल्स ब्रेन के अंदर इनिशिएट होएगी तो दैट विल ट्रेवल थ्रू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मोटर नर्व एंडिंग्स। ओके, वेलकम, ऑलवेज वेलकम बेटा जी। तो मोटर इम्पल्सेस जैसे ही इनिशिएट होएगी इनटू द ब्रेन, कट कट के आ रही है बेटा, आप अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज करें या पेज को रिफ्रेश करें। एग्जैक्टली, सार्कोमेयर पासेस द सार्कोलीमा एंड द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ओके, आप एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश कर लें, हम बाद में इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और चलें एक दफ़ा आप पेज बेटर रिफ्रेश कर लें, अगर आप आवाज़ आ जाती है तो वेल एंड गुड,
नहीं तो फिर आप यूट्यूब डिटेलाइज कर लीजिएगा। ओके ओके, कंटिन्यू कर लेते हैं बेटा। आप देखते हैं कि अगर वॉइस क्लियर है आ जाती है तो भी वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पे सिग्नल का इशू नहीं है, सिग्नल तो ठीक आ रही हैं। बाकी अपनी लोकेशन चेंज करके देख लें, पेज को रिफ्रेश करके देख लें, माइट भी वॉइस आवाज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, तो हम अगर फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कस करें कि इसकी कंट्रैक्शन कैसे होती है, तो पहली चीज़ है कि मोटर इम्पल्सेस इनिशिएटेड इन द ब्रेन। जैसे ही ब्रेन से कोई मैसेज आएगा तो ये मैसेज ट्रैवल करेगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल करता हुआ टू ए मोटर नर्व एंडिंग्स। मोटर नर्व एंडिंग्स तक पहुंचेगा। ओके, उसके बाद मोटर नर्व एंडिंग में क्या होगी, डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। कैल्शियम इंटर करेगा एक्सोनल टर्मिनल के अंदर या एक्सोनल एंड के अंदर, और जैसे ही कैल्शियम इंटर होएगा तो उसके रिजल्ट में एसीटाइल को रिलीज होएगी इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसे नेटवर्क क्लेफ्ट के अंदर। बेटा ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं कि इनकी फिजियोलॉजी में ये स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन कैसे होती है। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही मोटर इम्पल्स इनिशिएट होगी इनटू द ब्रेन, दैट विल ट्रैवल इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मोटर नर्व एंडिंग्स। जैसे ही मोटर नर्व एंडिंग्स तक पहुंचेगी तो वहाँ पे एक्सोनल टर्मिनल पड़ा होता है। एक्सोनल टर्मिनल में पहुंचने के साथ साथ उसकी डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि जो कैल्शियम होती है वो एक्सोनल एंडिंग्स के अंदर इंटर होती है। जैसे कैल्शियम इंटर होगी तो दैट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर, ये सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर, और उसके रिजल्ट में एसिटाइलकोलिन जो है ये बाइंड करेगी ऑन दी रिसेप्टर्स ऑन दी मोटर एंड प्लेट। डीपोलराइजेशन होएगी स्केलेटल मसल फाइबर की, जिसमें रिवर्स चार्ज ऑफ मेम्ब्रेन होएगा और इम्पल्सेस ट्रैवल थ्रू द ट्रांसवर्स ट्यूब टू रीच ऑल द मसल फाइबर्स, और मसल डीपोलराइजेशन होएगी जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होएगी फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द सार्कोप्लाज्म और मसल की कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। ये एक डायग्राम है, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो उसमें आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। ओके, हम लास्ट स्लाइड्स की डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ट्रैक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ब्रेन से रिलेट होगी, स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मूव करेगी। मूव करने के बाद मोटर एंड प्लेट तक पहुंचेगी। अब जैसे मोटर एंड प्लेट तक पहुंचेगी या एट एक्सोनल टर्मिनल तक पहुंचेगी तो ये क्या करेगी, ट्रिगर करेगी कैल्शियम को। कैल्शियम रिलीज होएगा, कैल्शियम ट्रिगर करेगा एसिटाइलकोलिन को। अब एसिटाइलकोलिन क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर था। कैल्शियम के ट्रिगर होने से एसिटाइलकोलिन रिलीज होएगी। अब एसिटाइलकोलिन सिनेप्टिक नोब के अंदर जैसे रिलीज होएगी तो वहाँ से ये प्री से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में मैसेज कन्वे होना शुरू हो जाएगा। प्री से पोस्ट सिनेप्टिक में मैसेज कन्वे होएगा, कन्वे होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये मसल की कंट्रैक्शन हो रही है। आवाज़ स्लो आ रही है। ओके, अब ठीक है, अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा ये होता है कि कैल्शियम जो है ये टोपोनिन के साथ बाइंड करती है, विच इज अटैच टू टोपोमायोसिन, और मूव्स टोपोमायोसिन फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन। मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनना शुरू हो जाती है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनती है तो ये एक्टिन के साथ अटैच हो जाती है, बाइंड कर जाती है। एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है और एटीपी हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। और जैसे ही एक्टिन पुल होता है इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर, तो दैट इज पावर स्ट्रोक, तो फोर्सफुली जो मसल है वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं और सार्कोमेयर शॉर्टन्स एज द मसल कंट्रैक्ट्स। समझिए, 3 स्लाइड्स हैं।
इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि पहले हमने ये कहा है कि जो मैसेज है वो मोटर इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं इनटू द ब्रेन। ओके, दूसरा यही जो इम्पल्सेस हैं ये ट्रैवल करती हैं थ्रू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मोटर नर्व एंडिंग। मोटर नर्व एंडिंग में एक्सोन्स पड़े होते हैं, ये एक्सोनल टर्मिनल्स होते हैं, वो वहाँ पे डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन होने के रिजल्ट में जो कैल्शियम है ये एक्सोनल एंडिंग के अंदर इंटर होती है। जैसे ही कैल्शियम इंटर होएगी तो ये एसिटाइलकोलिन को रिलीज करवा देगी इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब एसिटाइलकोलिन यहाँ पे रिलीज हो गई है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई थी ये एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगी रिसेप्टर्स ऑन द मोटर एंड प्लेट। पहले प्री था, अब पोस्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी स्केलेटल मसल्स की, जिसमें रिवर्स चार्ज ऑफ द मेम्ब्रेन होना शुरू हो जाएगा और जो इम्पल्स है वो ट्रेवल करेगी थ्रू द ट्रांसवर्स ट्यूब्स टू रीच ऑल द मसल फाइबर्स। सारे मसल फाइबर तक पहुँचेगा ये मैसेज। तो उसके बाद मसल के अंदर अगेन डीपोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होगी फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म क्या था, मेम्ब्रेन थी, तो उसके अंदर जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगी, अब ये कैल्शियम क्या करेगी, ये कैल्शियम बाइंड करेगी विद द ट्रोपोनिन विच इज़ अटैच टू ट्रोपोमायोसिन। और जो ट्रोपोमायोसिन है ये मूव करेगा फ्रॉम मायोसिन और बाइंड कर देगा एक्टिन के ऊपर। ओके, तो मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनेगी, वो क्रॉस ब्रिज अगेन एक्टिन के ऊपर बाइंड करेगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, एटीपी हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जो एक्टिन है ये इनवर्ड पुल होएगा टुवर्ड्स सेंटर्स ऑफ द सार्कोमियर, जिसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है। और सार्कोमियर शॉर्टन हो जाएगी, शॉर्टन होने के रिजल्ट में मसल की कंट्रैक्शन हो जाएगी। और बेटा इस तरह का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे फैन भी ऑफ है, एसी मेरे से कोई 30 फुट दूर है। ओके, मैं पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ अगर आप लोगों को लग रहा है, एक सेकेंड्स दे दें। आ रही है सही? बेटा यहाँ पे शोर का इश्यू तो नहीं है। अब आप अपनी लोकेशन थोड़ी सी चेंज करके देखें, हो सकता है नेटवर्क का इशू आ रहा हो, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उस वजह से भी हो जाता है बात। ओके, अब बेहतर होगी ऑल्सो। कैल्शियम बाइंड करती है, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह मसल की कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। ये स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म्स हैं, इसमें एक्टिन फिलामेंट है, हेड और नेक है उसका, और मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, तो विद द एक्सपोजर ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन द थिन फिलामेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी। ओके, स्टार्ट से रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। पहले ये इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, हम रिपीट कर लेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को। ओके, so when the exposure of the myosin binding sites on the actin, the thin filament in the presence of calcium and ATP, अब कैल्शियम रिलीज हो रही थी और एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही थी, जिसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। अच्छा, तो थिक और थिन फिलामेंट्स ये स्लाइड्स करेंगे ऑन वन एंड अदर, और जो सार्कोमियर्स हैं वो शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं और मसल की कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। ओके, ये देखिएगा कि ये स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये किस तरह बाइंडिंग्स होती है इनकी। पहले स्टेप के अंदर होती है एटीपी हाइड्रोलिसिस, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो मायोसिन हेड्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड इनर्जाइज्ड।
अब जैसे ही एटीपी हाइड्रोलिसिस होएगी तो उसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। दूसरे में स्टेप 2 में अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट में ये होता है कि जो मायोसिन हेड्स हैं बाइंड टू एक्टन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस, और दूसरे में क्रॉस ब्रिज बन जाती है। पहले में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। दूसरे के अंदर अटैचमेंट होने के साथ क्रॉस ब्रिज बनना शुरू हो जाता है। दो स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप के अंदर बेटा ये होता है कि पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस रोटेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर, उसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है। अब ये देखिएगा कि इसने सार्कोमेयर्स ने सेंटर्स की तरफ रोटेट कर लिया है, जिसको हमने पावर स्ट्रोक का नाम दिया है। और चौथे पे डी अटैचमेंट होती है, जिस एज द मायोसिन हेड्स बाइंड्स एटीपी द क्रॉस ब्रिजेस डी अटैच फ्रॉम द एक्टन, और मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले में एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। एटीपी हाइड्रोलिसिस में जो मायोसिन हेड्स होते हैं हाइड्रोलाइज एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। दूसरे के अंदर अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट में ये होता है कि जो मायोसिन के हेड्स होते हैं वो एक्टन के साथ बाइंड कर जाते हैं, और जैसे ही वो बाइंड करते हैं तो क्रॉस ब्रिज बना देते हैं, क्रॉस ब्रिजिंग हो जाती है दूसरे स्टेप के अंदर। तीसरे के अंदर पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में ये होता है कि जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनी थी उसने सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर की तरफ रोटेट करना है। जैसे ही सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर की तरफ रोटेट करेगी दैट इज नोन एज पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक होगा। तीसरे के अंदर डी अटैचमेंट हो जाती है। फोर्थ वन स्टेप के अंदर डी अटैचमेंट हो जाती है। अब डी अटैचमेंट में ये होता है कि एज द मायोसिन हेड बाइंड्स टू एटीपी द क्रॉस ब्रिजेस डी अटैच फ्रॉम द एक्टन, और क्रॉस ब्रिजेस जो होते हैं वो डी अटैच हो जाते हैं। ये एक कंप्लीट साइकिल है। इससे पहले हम एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर आपको ये इजीली और समझ आ जाएगा कि हमने पढ़ा क्या है बेसिकली। ओके, यहाँ पे अगर फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल की तरफ आते हैं तो अगेन कि जैसे ही मोटर इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, जनरेट होने के रिजल्ट में ये मूव करती हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड टू दी मोटर नर्व एंडिंग्स। अब मोटर नर्व एंडिंग्स या एक्सोन जो टर्मिनल्स होते हैं या एक्सोनल एंड पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में जो कैल्शियम होती है एक्सोनल एंड के अंदर इंटर होती है, और जैसे ही कैल्शियम इंटर होएगी तो दैट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या सिनेप्टिक लेफ्ट। सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर कैल्शियम ने एसिटाइलकोलिन को रिलीज करवा देना होता है। अब यहाँ से जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज होएगी तो ये एसिटाइलकोलिन क्या करती है, एसिटाइलकोलिन बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ ऑन द मोटर एंड प्लेट। उसके बाद स्केलेटल मसल की डीपोलराइजेशन होती है, रिवर्स चेंज ऑफ मेम्ब्रेन होना शुरू हो जाता है, और उसके अलावा ये जो इम्पल्स जनरेट हुई थी ये थ्रू ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स रीच करती है ऑल मसल फाइबर्स तक। ऑल मसल फाइबर्स तक पहुंचने के बाद मसल्स के अंदर डीपोलराइजेशन होती है, जिसकी वजह से अगेन कैल्शियम रिलीज होती है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म में जैसे ही कैल्शियम रिलीज हो गई है तो अब ये कैल्शियम क्या करती है, ये कैल्शियम बाइंड करती है विद ट्रोपोनिन विच इज अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन। अब ये ट्रोपोमायोसिन था, ये मूव करता है फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन, और उसके बाद क्रॉस ब्रिज बनना शुरू हो जाते हैं। क्रॉस ब्रिज में ये होता है कि मायोसिन जो हेड्स होते हैं वो बाइंड कर जाते हैं एक्टिन के ऊपर, और एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। एटीपी हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में एनर्जाइज होना शुरू हो जाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इसकी अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट के होने के बाद पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में ये होता है कि जो एक्टिन होता है दैट इज पुल्ड इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर, सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ जाएगा तो दैट इज पावर स्ट्रोक। और उसके बाद जो सार्कोमेयर्स हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, मसल की कंट्रक्शन हो जाती है। ओके, अब इसी को अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या होता है, कि इसमें भी यही है कि विद द एक्सपोजर ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन the thin filament in the presence of calcium and ATP, the thick or thin filament slides on each other and the sarcomere is shortened। अब अगर यहाँ पे देखिएगा तो पहला जो स्टेप है उसमें एटीपी हाइड्रोलिसिस है। एटीपी हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जो मायोसिन हेड्स होते हैं ना हाइड्रोलाइज एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। दूसरे में क्रॉस ब्रिज होती हैं। क्रॉस ब्रिजेस में ये होता है कि एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को बाइंड करते हैं अटैचमेंट के थ्रू और एक क्रॉस ब्रिज बना देते हैं। अब जैसे ये क्रॉस ब्रिज बन जाता है, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद
पावर स्ट्रोक होता है। अब पावर स्ट्रोक में ये होता है कि जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनी थी ना, उसने क्या किया, सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर की तरफ रोटेट किया। जैसे सेंटर ऑफ सार्कोमेयर की तरफ रोटेट करेगी, दैट इज नोन एज पावर स्ट्रोक। और जैसे पावर स्ट्रोक होएगा, मसल की कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी, सार्कोमेयर शॉर्टन होना शुरू हो जाएंगे, और एट द एंड डी अटैचमेंट हो जाती है। डी अटैचमेंट में ये होता है कि जो मायोसिन के हेड्स होते हैं वो एटीपी को यूटिलाइज करते हैं, एटीपी के साथ बाइंड करते हैं, और जो क्रॉस ब्रिज होती है वो डी अटैच हो जाती है फ्रॉम दैट टाइम। होप सो कुछ तो समझ आया है। ओके तो ये क्रॉस ब्रिजेस एक साइकिल्स है, जिसमें पहला जो चीज़ होती है कि मायोसिन हेड अटैच टू द एक्टिन मायोफिलामेंट फॉर्मिंग ए क्रॉस ब्रिज। अब पहली जो चीज़ है इसमें कि क्रॉस ब्रिज साइकिल कैसे चलता है, तो जो मायोसिन हेड्स होते हैं ये एक्टिन के साथ अटैच होते हैं और उसके बाद एक क्रॉस ब्रिज बना देते हैं। दूसरे में ये होता है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जनरेट्स एंड द प्रीवियस कंस्ट्रक्शन साइकिल इज रिलीज्ड और इनिशिएटिंग द पावर वर्किंग पावर स्ट्रोक। अब यहाँ पे दूसरी प्रोसेस के अंदर पावर स्ट्रोक होता है। पहले में ये था कि क्रॉस ब्रिज बनता है, दूसरे के अंदर पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में क्या हो रहा होता है कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है दैट इज जनरेटेड इन द प्रीवियस कंस्ट्रक्शन साइकिल इज रिलीज्ड इनिशिएटिंग द पावर स्ट्रोक। द मायोसिन हेड्स pivots and bends as pull on the actin filament sliding towards the M line. Then ADP is released, ADP adenosine diphosphate। अब जैसे ये ADP रिलीज होएगी तो उसके रिजल्ट में एक न्यू ATP अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी और वो मायोसिन हेड के साथ बाइंड करेगी और इनका एक लिंक बनेगा बिटवीन एक्टिन और मायोसिन, और ये जो लिंक हो गया दैट इज वीकन, और जो क्रॉस ब्रिज है डी अटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी। पहले के अंदर क्रॉस ब्रिज बनता है, दूसरे के अंदर पावर स्ट्रोक होता है, तीसरे के अंदर जो क्रॉस ब्रिज बना था वो डी अटैचमेंट उसकी होना शुरू हो जाती है। चौथे प्रोसेस के अंदर एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है और एटीपी जो है ये स्प्लिट होकर एडीपी और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। द मायोसिन हेड इज एनर्जाइज्ड हुक्ड इनटू द हाई एनर्जी कन्फर्मेशन, और यहाँ पे अगेन हाई एनर्जी कन्फर्मेशन हो जाती है ताकि नेक्स्ट जो अगेन स्टेप होना है क्रॉस ब्रिज का उसके लिए रेडी कर दिया जाता है, या जो एनर्जी है उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो इसलिए मायोसिन हेड जो होते हैं दैट नीड हाई एनर्जी कन्फिगरेशंस। ओके बेटा, जो सेकंड स्टेप होता है जिसमें पावर स्ट्रोक होता है, पहले की समझ आ गई है आपको कि क्रॉस ब्रिज बनना शुरू हो जाती है। दूसरे स्टेप में ये होता है जो प्रीवियस साइकिल चला था जिसके रिजल्ट में एडीपी बच गई थी, उसमें जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था वो सेपरेट हो जाता है। तो जैसे ही सेपरेट होता है ताकि एक न्यू साइकिल को जनरेट करने के लिए, अब न्यू साइकिल में क्या होता है कि पावर स्ट्रोक ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका होता है। पावर स्ट्रोक में जो सार्कोमेयर्स होते हैं वो शॉर्टन हो चुके होते हैं और मिड लाइन की तरफ, ये सेंटर की तरफ मूव कर चुके होते हैं, जिसके रिजल्ट में जो एक्टिन होता है फिलामेंट्स वो पुल करता है टुवर्ड्स द मिड लाइन, टुवर्ड्स द एम लाइन, और उसके रिजल्ट में जो एटीपी है वो रिलीज हो जाती है। ओके बेटा, अब वॉइस का इशू है, क्या हो सकता है? एनी हाउ आप लोकेशन चेंज करके देखें बेटा, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। ठीक है, तीसरे के अंदर वो जो क्रॉस ब्रिज था उसकी डी अटैचमेंट होती है, अगेन एटीपी रिलीज होती है, जो फॉस्फेट होती है वो इलेदा हो जाती है ताकि नेक्स्ट साइकिल के लिए वो रेडी होना शुरू हो जाती है। दैट वाज अबाउट द क्रॉस ब्रिज साइकिल। अब ये स्लाइडिंग फिलामेंट पे कैसे फुलफिल करती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को, बेसिकली कि हमारे पास जो कैल्शियम है ये मेन ट्रैक गार्ड्स हैं। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर ये होता है कि जो मायोसिन हेड्स होते हैं ये एटीपी हाइड्रोलाइज करते हैं और बिकम ओरिएंटेड एंड इनर्जाइज्ड। ओके गुड। वेल कुछ लोगों को आवाज़ ठीक आ रही है, लेकिन कहाँ जहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा वहाँ पे आवाज़ कम होगी। बेटा मेरे पीछे कोई जिन शिन नहीं है, कोई चुड़ैलें भी नहीं है, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। रूम क्लोज है, उसमें बैठा हुआ हूँ। ओके तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म में ये होता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ मायोसिन है, मायोसिन जो हेड्स होते हैं ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करते हैं और उसके बाद इनर्जाइज्ड हो जाते हैं। दूसरे में ये होता है कि जो मायोसिन हेड्स होते हैं ये बाइंड करते हैं टू दी एक्टिन और क्रॉस ब्रिज बनना शुरू हो जाती है। अब पहली अगर डायग्राम आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ इनर्जाइज्ड हुए हैं।
दूसरी के देखेंगे तो इसके अंदर क्रॉस ब्रिज बने हैं। मायोसिन जो हेड्स होते हैं ये एक्टिन के साथ बाइंड करके क्रॉस ब्रिज को बना दिया इन्होंने। तीसरे में क्या होगा कि जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज बने थे इन्होंने रोटेट किया टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर। सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर की तरफ इन्होंने रोटेट किया, जिसको हमने पावर स्ट्रोक का नाम दिया है। ओके, तो जो फोर्थ वन होता है, एज द मायोसिन हेड बाइंड्स द एटीपी द क्रॉस ब्रिज डीअटैच फ्रॉम द एक्टिन। जैसे ही मायोसिन हेड एटीपी के साथ बाइंड करेंगे तो जो क्रॉस ब्रिज था एक्टिन का वहाँ से डीअटैचमेंट हो जाती है। ओके, ये वो स्टेप्स हैं जो रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं। Contraction of a cycle containing if ATP is available and calcium level is in the cytoplasm is high. बेटा मेरा सिस्टम में इस तरह का कोई भी पॉइंट है होने। अच्छा, माइट भी हो सकता है, आप सही कह रही हूँ। सिस्टम बेटा चीज वहाँ तो नहीं कर रहा। i7 है, इसका फैन शायद ऑन हो रहा हो। उतार के देख लेते हैं, उतार देता हूँ, शायद हो सकता है। चलिए मैं नेक्स्ट हेडफोन का अरेंज कर लेता हूँ कि आप लोगों को ये वॉइस का प्रॉब्लम भी ना हो। ओके, इसके अलावा एक्साइटेशन और कंट्रैक्शन कपलिंग होती है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। ओके बेटा, हैप्पी क्लोज कर दिए, हैंड रिमूव कर दिए। हैप्पी, अब कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही है, अब सही है। माइट भी हैंड फ्री इशू हो, लेकिन बेटा हैंड फ्री मैंने रिमूव कर दिए। अब देखिए आवाज़ सही आ रही है, कुछ बेहतर है। कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ अच्छी हो, सही हुई है तो। ओके बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके वेल, ठीक है। तो एक्साइटेशन या कंट्रैक्शन कपलिंग में क्या होता है बेसिकली, एक्सोनल टर्मिनल। ओके आवाज़, ओके वेल आवाज़ आ रही है, गुड, ठीक है। ठीक है, इसमें ये होता है कि नेट एंट्री ऑफ सोडियम इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल विच इज़ प्रोपोगेटेड अलोंग द सार्कोलीमा एंड ऑन द टी ट्यूब्यूल्स। पहली जो चीज़ होती है कि जो सोडियम होती है उसकी एंट्री होती है। ओके वेल, आवाज़ होप सो बेटर हो गई है, आगे से बेहतर है। वेल, ठीक है। तो पहली जो चीज़ होती है इसमें अगर देखेंगे तो आप नेट एंट्री ऑफ सोडियम होती है, जिसने एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करना होता है। ओके, जैसे इनिशियल एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होता है तो इसके अंदर प्रोपोगेशन होती है और ये मूव करता है टुवर्ड द सार्कोलीमा एंड ऑन टू द टी ट्यूब्यूल्स। उसके बाद दूसरे में ये होता है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था टी ट्यूब्यूल्स को एक्टिवेट करेगा, वोल्टेज सेंसिटिव रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। उसके रिजल्ट में कैल्शियम की ट्रिगरिंग होएगी और कैल्शियम की ट्रिगर होने के रिजल्ट में टर्मिनल सिस्टर्ना ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल रिलीज होता है। चौथे में ये होता है कि ये कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं और ट्रोपोनिन जो होता है ये अपनी शेप चेंज करता है, ब्लॉकिंग रिमूव एंड ब्लॉकिंग ऑफ एक्शन ऑफ ट्रोपोमायोसिन कर रहा होता है और एक्टिन एक्टिवेट जो साइट्स होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। ओके वेल, हो सकता है लैपटॉप का जो फैन है उसकी आवाज़ डेफिनेटली हो सकती है, माइट भी, आप कह रही हूँ। हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि फ़ैन की आवाज़ जो माइक है वो कैच कर रहा हो और माइक हो सकता है फ़ैन के करीब हो, तो उस वजह से भी ये आवाज़ हो सकती है। एनी हाउ, चलें फैन को ऑफ तो नहीं होगा, लेकिन खुद ही ऑफ हो जाता है। लेट्स सी, ठीक है। तो तीसरे में कैल्शियम बाइंड करती है ट्रोपोनिन के साथ,
ट्रोपोनिन जो होता है ये अपनी शेप चेंज कर रहा होता है। एंड रिमूविंग एंड ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन एक्टिवेट्स साइट्स, और एक्टिन जो है ये अपनी जो एक्टिव साइट्स होती हैं उनको एक्सपोज कर देता है। फोर्थ वन में ये होता है कि कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन में मायोसिन जो हेड्स होते हैं ये अल्टरनेटिवली अटैच टू द एक्टिन और डी अटैचमेंट होती है, पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर, जिसके रिजल्ट में रिलीज ऑफ एनर्जी होगी बाई एटीपी हाइड्रोलिसिस और पावर द साइकिल प्रोसेस, और नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी होने शुरू हो जाएगी। 5 में ये होगा कि कैल्शियम रिमूव करेगी बाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल एंड्स। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एंड होएगा तो जो कैल्शियम है दैट विल बी रिमूव्ड। 6 पे ये होगा, 6 पे ये होगा कि जो ट्रोपोमायोसिन होती है ये ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी, इसके अगेन रिस्टोरेशन होना शुरू हो जाएगी, और मायोसिन ब्लॉकेज होना, मायोसिन की जो एक्टिन के ऊपर एक्सपोज साइड्स थी वो ब्लॉक हो जाती हैं, कंट्रैक्शन एंड हो जाती है और मसल फाइबर रिलैक्स कर जाती हैं। अगेन बेटा इसको कर लेते हैं कि एक्साइटेशन ऑफ मसल कंट्रैक्शन कैसे हो रही होती है। ओके, पहली जो चीज़ है हमने ये कहा कि ये एक्साइटेशन ये कि एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और सिनेप्टिक लेफ्ट के साथ डिफ्यूज़ होने के बाद एसिटाइलकोलिन अटैचमेंट होती है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है तो जो सोडियम की एंट्री है वो एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करवाती है, उसके बाद प्रोपोगेशन होती है अलॉन्ग द सार्कोलीमा एंड डाउन टू द टी ट्यूब्यूल्स। जैसे टी ट्यूब्यूल की तरफ मूव करेगा उसके बाद एक्शन पोटेंशियल्स है इन द टी ट्यूब्यूल्स दैट इज एक्टिवेट्स द वोल्टेज गेटेड सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स या सेंसिटिव रिसेप्टर्स, जिसके रिजल्ट में कैल्शियम ट्रिगर होगी, और कैल्शियम ट्रिगर होने के रिजल्ट में ये रिलीज फ्रॉम द टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द साइटोसोल। तीसरे पे कैल्शियम आयंस बाइंडिंग होना शुरू हो जाएगी विद ट्रोपोनिन। फोर्थ वन पे कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन में ये होता है कि जो मायोसिन हेड्स होते हैं अल्टरनेटिवली अटैच टू द एक्टिन और डी अटैच, पुलिंग द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर, जिसको हमने पावर स्ट्रोक का नाम दिया था। उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है, एडीपी हाइड्रोलिसिस होती है, और अगेन जो पावर साइकिल्स होता है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। 5th वन पे कैल्शियम की रिमूवल हो जाती है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर द एक्शन पोटेंशियल एंड्स। 6 वन पे ये होता है कि जो ट्रोपोनिन होती है उसकी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, रिस्टोरेशन होना शुरू हो जाती है, और जो मायोसिन्स हैं वो अगेन उसकी जो एक्सपोज बाइंडिंग साइट्स थी ऑन दी एक्टिन वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं या हाइड होना शुरू हो जाती है, कंट्रैक्शन एंड हो जाती है और मसल फाइबर रिलैक्स कर जाती हैं। अब मसल फाइबर रिलैक्सेशन क्या है कि हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो होता है ये एक एंजाइम होता है दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है ये बेसिकली क्या करता है कि ये वो जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के अंदर रिलीज हुई थी उसकी डिग्रेडेशन करवाता है। अब जो एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है या तो उसकी रीअपटेक हो जाती है, रीअपटेक होने के बाद अगेन वो जाके वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ये दूसरी ये कंडीशन होती है कि उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। जो डिग्रेडेशन करता है वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है। कैल्शियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्म बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन जो कैल्शियम चैन आयंस थे वो बैक रिस्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा लिंकेज बिटवीन मायोसिन और एक्टिन की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, एटीपी बाइंडिंग्स होना शुरू हो जाती है और मसल जो फाइबर्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं। रिलैक्सेशन इज़ क्वाइट ईजी लेकिन कंट्रैक्शन इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो जैसे ही कंट्रैक्शन होएगी उसके बाद जो एसिटाइलकोलिन और कैल्शियम है ये इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ट्रिगर कर रही होती है एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करवाने में हेल्प आउट कर रही होती है। एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होएगी तो ये मसल की कंट्रैक्शन करवा देती है। उसके बाद एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होने के बाद जब मसल रिलैक्स हो रहे होते हैं तो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है जो रिलीज़ होता है, रिलीज़ होने के बाद उसके जो एसिटाइलकोलिन थी उसकी डिग्रेडेशन करवा देता है, और डिग्रेडेशन होने के रिजल्ट में जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर देते हैं, ये इसकी रीअपटेक हो जाती है, अगेन वेसिकल्स की फॉर्म में ये स्टोर हो जाती है। अब ये कंट्रैक्शन इन द सार्कोमेयर कैसे होती है, इसमें जो आई बैंड्स होते हैं वो स्मॉलर होना शुरू हो जाते हैं
एच जोन आल्सो स्मॉलर होना शुरू हो जाते हैं और सार्कोमेयर शॉर्टन हो जाती हैं। इसके अलावा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के ऑफ कंट्रक्शन में देखा जाए तो ये आई बैंड्स हैं, ए बैंड्स हैं, जेड लाइंस हैं, एच लाइंस हैं, तो इनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं और ये जब कंट्रक्शन होते हैं तो ये शॉर्ट हो जाती हैं पावर स्ट्रोक के रिजल्ट में, और एटीपी हाइड्रोलिसिस करवा रहे होते हैं। और एट द एंड जब कंट्रक्शन हो जाती है तो कंट्रक्शन होने के बाद इसके अंदर रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। रिलैक्सेशन में अगेन जो एटीपी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है, एंजाइम है, वो क्या करता है कि जो ऑलरेडी सिक्रीटेड एसिटाइलकोलिन थी उसकी डिग्रेडेशन कर देता है। Energy for contraction में muscle requires huge amount of ATP energy to powerful contraction या power contraction. These cell have only a very small store of ATP और ये pathway supplies to power muscle contraction और ये 3 pathway होते हैं जिसके थ्रू ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो आप एक ब्रेक ले लें छोटी सी, उसके बाद हम 3 pathway को कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके।
ओके, वेलकम बैक बच्चों। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि स्लाइडिंग फिलामेंट कंट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया है, इसकी कंट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया है कि मसल की कंट्रैक्शन कैसे होती है, उसके बाद जो मसल की रिलैक्सेशन है वो कैसे होती है। ओके, वेलकम अगेन। ठीक है, तो एनर्जी फॉर कंट्रैक्शन, मसल सेल रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी एनर्जी टू पावर कंट्रैक्शंस। तो द सेल हैव ओनली ए वेरी स्मॉल स्टोर ऑफ एटीपी, सेल के अंदर स्मॉल अमाउंट में पड़ी होती है, लेकिन अब ये जो एनर्जी आती है ये कहाँ से आ रही होती है मसल कंट्रैक्शन के लिए? इसके लिए थ्री पाथवे हैं, थ्री पाथवे से एनर्जी आ रही होती है। तो पहला जो पाथवे है वो बेसिकली क्या है कि पाथवे वन में डीफॉस्फोरिलेशन और क्रिएटिनिन फास्फेट से आ रही होती है। एटीपी एडीपी और फास्फेट्स जब मिलते हैं तो दे विल जनरेट एटीपी, इसमें मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। दूसरा जो पाथवे है एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आ रही होती है, ऑक्सीजन जब बाइंड कर रही होती है तो ये अगेन एटीपी जनरेट कर रही होती है। तीसरा जो पाथवे है इसमें ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज आ रही होती है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड फ्रॉम ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू द सेल। और एक और थ्योरी भी है, वो ये कहती है कि जब ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है तो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती, लेकिन वो भी मसल कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करवा रही होती है। तो थ्री पाथवे, पहले जो पाथवे है वो डीफॉस्फोरिलेशन क्रिएटिनिन फास्फेट होती है। दूसरा जो पाथवे है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तीसरा जो पाथवे है उसमें ग्लाइकोलिसिस होती है। ये तीन पाथवे हैं जो कि एनर्जी को सप्लाई कर रहे होते हैं फॉर मसल कंट्रैक्शन। Energy for contraction ATP initially supplied from cellular respiration, definitely cellular respiration हो, ये cellular metabolism हो, तो इसके रिजल्ट में ATP इनिशियली हम सप्लाई हो रही होती है। If the ATP is abundant, अगर ATP सफिशिएंट अमाउंट में है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिन फास्फेट में कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर इन द स्केलेटल मसल्स, और मसल के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब मसल कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड होती है तो ये एटीपी अगेन हेल्प आउट कर रही होती है। दूसरा, जब एटीपी लो होती है तो दैट क्रिएटिन फास्फेट सप्लाइज फास्फेट टू दी एडीपी। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब एटीपी लो होएगी या एनर्जी लो होएगी तो ये जो क्रिएटिन फास्फेट जो स्टोर पड़ी होती है स्केलेटल मसल के अंदर, दैट विल जनरेट फास्फेट, और वो फास्फेट एटीपी के साथ में अटैच होएगा और एटीपी जनरेट हो जाएगी, एटीपी बन जाएगी। और क्रिएटिन फास्फेट और एटीपी स्टोर्स ओनली good for about 10 seconds for maximum contractions. ATP must then come from the cellular respiration or glycolysis, और बाकी जो ATP होती है वो आ रही होती है from cellular respiration से और या glycolysis से आ रही होती है। ओके, ऑक्सीजन एंड मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है? मायोग्लोबिन ऑफ द मसल सिमिलर टू हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू एंड स्टोर ऑक्सीजन। ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है मसल के अंदर। जिस तरह जो हीमोग्लोबिन है ये ट्रांसपोर्ट कर रही होती है हीमोग्लोबिन को, और जो मायोग्लोबिन है ये मसल के अंदर प्रोटीन होती है जिसने जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होती है उसको स्टोर करके रखना होता है, उसको बाइंड करके रखना होता है। और सप्लाइज O2 नीडेड टू मेक एटीपी फॉर कंट्रैक्शन, और जैसे ही एटीपी रिक्वायर्ड होती है तो या एटीपी कंट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है तो ये अपनी O2 को लिबरेट कर देती है, एलिमिनेट कर देती है ताकि एटीपी की प्रोडक्शन हो सके। अगर हम बात करें कि एजिंग और मस्कुलस्केलेटल सिस्टम के बारे में कि मस्कुलस्केलेटल सिस्टम एजिंग में क्या क्या हो सकता है, तो कंट्रक्शन बिकम स्लोअर एंड नॉट एज स्ट्रांग। जब ओल्ड एज में चला जाता है बंदा तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो कंट्रक्शन ऑफ मसल्स है वो इतनी फोर्सफुल नहीं हो रही थी। तो जिसके रिजल्ट में डेक्सट्रिटी और ग्रिपिंग एबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है उन मेल हों या फीमेल्स हों, ड्यू टू एजिंग मोबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो उसके रिजल्ट में असिस्टिव डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं पेशेंट्स। रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लाइक स्विमिंग या फिजिकल कोई भी थेरेपी रिक्वायर्ड होती है उनके लिए, ताकि जो उनकी मसल मूवमेंट्स है उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। अगर मसल मूवमेंट नॉर्मलाइज नहीं होगी तो पेशेंट के जो मसल्स हैं वो फ्लैसिड होना शुरू हो सकते हैं, उनकी पैरालिसिस होना शुरू हो जाती है, एट्रोफिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, तो नॉर्मली जो उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो नहीं हो सकती।
इसके अलावा स्ट्रेन और स्प्रेन होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेन क्या होते हैं कि इंजरीज ड्यू टू ओवर स्ट्रेच मसल्स और टेंडन्स। अगर ओवर स्ट्रेचनेस की वजह से टेंडन के अंदर या मसल्स के अंदर इंजरी हो गई है तो उसको स्ट्रेन कहा जाता है। और स्प्रेन्स क्या होते हैं कि मोर सीरियस इंजरीज दैट रिजल्ट्स इन टेयर टू टेंडन्स। अगर टेंडन्स टेयर हो गए हैं, लिगामेंट टेयर हो गए हैं या कार्टिलेज ऑफ द जॉइंट्स की टेयरिंग हो गई है तो उसको कहा जाता है स्प्रेन्स। तो उसके लिए एक नमूनिक्स है जिसको ट्रीटमेंट के तौर पे रिकमेंड किया जाता है, लाइक राइस, RICE, राइस। तो राइस, आर जो स्टैंड फॉर करता है रेस्ट के लिए, दूसरा आइस के लिए आई, सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशंस, और फोर्थ वन ई इज फॉर एलिवेशन। तो इसमें उस पेशेंट्स को रेस्ट के लिए इनकरेज किया जा रहा होता है। दूसरी कंडीशन के आइस के साथ या आइस ट्यूब के साथ उसको जो जहाँ पे स्ट्रेन होता है या स्प्रेन होता है, आई क्यूब रब किए जा रहे होते हैं, आई क्यूब से थेरेपी दी जा रही होती है। और बाद में कंप्रेशन थेरेपी होती है, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं, वो अप्लाई कर दी जाती हैं या उस एरिया को एलिवेट करके रखा जाता है। ये एक नोनिक्स है जो कि ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड किया जा रहा होता है। इसके अलावा प्रिवेंशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं मसल स्ट्रेन और स्प्रेन से? उसके लिए ये है कि मसल को वार्म अप करना चाहिए ए फ्यू मिनट्स बिफोर एन इंटेंसिव एक्टिविटी। अगर नॉर्मली फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना चाहिए। इंटेंस एक्टिविटी क्या करती है कि मसल के टेम्परेचर को राइज कर रही होती है और मसल को प्लाइबल बना रही होती है, मूवेबल बना रही होती है, कि मसल के अंदर जो स्ट्रेन या स्प्रेन हो रहा है वो नहीं होने देती। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ होती है स्ट्रेचिंग होती है। अब इम्प्रूव मसल परफॉर्मेंस एंड शुड ऑलवेज बी डन आफ्टर द वार्म वार्म अप और आफ्टर एक्सरसाइजिंग। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसके बाद जैसे ही मसल वार्म अप होते हैं तो ये अगेन मसल के अंदर स्ट्रेचेबिलिटी को इन्हांस कर रही होती है। अगर मसल के अंदर नॉर्मल स्ट्रेचेबिलिटी है तो मसल के अंदर जो स्प्रेन और स्ट्रेन होते हैं ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज या हैवी कोई भी ऐसा काम जो जिसमें ATP ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो वो स्ट्रेच और स्प्रेन होने से बचा रही होती है। कूलिंग डाउन और स्लोइंग डाउन में ये होता है कि बिफोर कम्प्लीटली स्टॉपिंग प्रिवेंट्स पूलिंग ऑफ द ब्लड इन द लेग्स एंड हेल्प्स रिमूव लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मसल्स। इसके अलावा मसल्स में जो लैक्टिक एसिड अकमुलेट हो चुका होता है जो कि फटीग काज कर रहा होता है, और यह ब्लड की पूलिंग से भी इसको प्रिवेंट कर रही होती हैं। ओके, अब ये सर्टेन डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के होते हैं, जिसमें बोटिलिज्म है, अफेक्ट द GI ट्रैक और वेरियस मसल्स को इफेक्ट कर रही होती है। फिब्रोमियल्जिया है, fairly common condition that causes chronic pain, primary in joints, muscles और tendons में chronic pain हो रहा होता है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। ये एक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर्स होता है जिसमें मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं और मसल टिश्यू लॉस होना शुरू हो जाते हैं और मसल की जो स्ट्रेचबिलिटी है वो डिक्रीज हो चुकी होती है। मिस्थीनिया ग्रेविस है, ऑटोइम्यून कंडीशन होती है इन विच द पेशेंट्स एक्सपीरियंस मसल वीकनेस, और पेशेंट्स की मसल वीकनेस होना शुरू हो जाती है। इसमें जो अपने ही उसके सेल्स होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, अपने ही जो सेल्स होते हैं वो अपने ही सेल को फ़ौरन रिकग्नाइज करते हैं और अपने सेल की डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अदर डिजीज़ में रेब्डोमाइलाइसिस हो सकती है। रेब्डोमाइलाइसिस में ये कंडीशन होती है जिसमें किडनी है मसल इंजरी के बाद सीरियस डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी भी कहा जाता है या रेब्डोमाइलाइसिस भी कहा जाता है। फिर ऐसी कंडीशन जिसमें मसल डैमेज होते हैं और मसल डैमेज होने के रिजल्ट में मायोग्लोबिन रिलीज़ करते हैं और मायोग्लोबिन किडनी को इफेक्ट कर रही होती है। टेंडनाइटिस हो सकता है, पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन और टेंडन मसल अटैचमेंट टू द बोन्स करवा रहे होते हैं, वो पेनफुल होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा टार्टिकुलस हो सकता है, ये कंजेनिटल या एक्वायर्ड डिजीज़ हो सकती है जिसमें स्टेर्नोप्लाइडोमास्टाइड जो मसल्स होते हैं उनकी शॉर्टनिंग या स्पैस्म हो जाता है। और हेड बेंड्स टू अफेक्टेड साइड एंड चेन रोटेट्स टू अपोजिट साइड, रोटेट करना शुरू कर देती है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा राई नेक वाले पेशेंट्स को जिनको टॉर्टिकुलस कहा जाता है। टिक्नोसिस हो सकता है जो कि एक पैरासाइट्स होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होती हैं। इन समरी अगर हम डिस्कस कर लेंगे हमने इस स्लाइड्स में क्या क्या डिस्कस किया है तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। स्केलेटल मसल के बारे में हमने डिस्कस किया है। स्केलेटल मसल्स के बारे में हमने उनके वॉलंटरी कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया कि दीज आर वॉलंटरी इन नेचर्स।
और उसके अलावा मूवमेंट्स इन दी स्केलेटल मसल, कंजक्शंस विद द स्केलेटल सिस्टम के थ्रू हेल्प आउट होके इनकी मूवमेंट हो रही होती है। इसके अलावा जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं और हीट प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे होती हैं। स्मूथ मसल के बारे में हमने ये कहा है कि ये इनवॉलंटरी इन नेचर्स होते हैं और कंट्रोल बॉडी ओपनिंग और पैसेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसमें हमने स्फिंक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, इसके अलावा तीसरी जो चीज़ हमने डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल के बारे में हमने ये कहा था कि इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं और पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, जिसमें एट्री और वेंट्रिकल के मसल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, इसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड द मस्कुलर सिस्टम। तो लाइक है वो बंदे जिन्होंने लाइक नर्सेस, डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स कोई भी हो सकता है कि अगर पेशेंट्स मस्कुलर स्पैज़म के साथ आ गए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आईएम इंजेक्शन दे सकते हैं, पेशेंट्स को मसाज थेरेपी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, एम्बुलेटरी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और असिस्ट इन केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ मसल डिसऑर्डर्स। तो दैट वाज अबाउट टुडे लेक्चर्स। तो होप सो कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी। इसके डिजीज़ के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा नॉर्मल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे हो रही होती है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अबाउट जीआईटी, कि जीआईटी में क्या होता है। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। वेल, अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी नेक्स्ट हम अभी जीआईटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एम्बुलेटरी टेक्निक बेटा असिस्टिव डिवाइस होते हैं जो कि यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक स्टिकेज हो सकती हैं या कोई बोन फ्रैक्चर्स हो गई है तो उसके रिजल्ट में भी वॉकर्स टाइप होते हैं जो कि एम्बुलेशन के में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जब बंदा वॉक कर रहा होता है तो उसमें वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। क्रिचेज हो सकती हैं, इसके अलावा वॉकर्स हो सकते हैं। ओके, अच्छा, कुछ भी समझ नहीं आया इसका मतलब है इफ़ यू हैव नो क्वेश्चन तो आज के लिए काफ़ी नहीं है। अभी हम जीआईटी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस करना है। ओके, तो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, वेल, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ें तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और इसके अलावा सिसरी ऑर्गन्स होते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ये सारा प्रोसेस डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का होता है एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, नहीं काफ़ी नहीं है। हम
GIT के बारे में या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, नथिंग टू वरी। ठीक है, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करना है, एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मेनली आपको बता रहा था कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंसिस्ट कर रहा होता है डाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर और अब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन प्रोसेस के ऊपर। ये मेनली तीन ही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है कि डाइजेशन कैसे होती है, देन उसकी अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, और तीसरी जो चीज़ है वो एलिमिनेशन कैसे होती है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्यों इम्पोर्टेंट है? बेटा ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। अच्छा चलें, आप लोगों को GIT के बारे में इतना नहीं पता, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन का ये मतलब होता है कि आपने खाना लिया है, आपने ओरल कैविटी के अंदर उसको लेके आना है, या आप कोई चीज़ खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ईटिंग कर रहे हैं, तो ये जो इंजेक्शन होती है इसका मतलब होता है कि टेकिंग द फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल या इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक। जब आप खाने को, फूड को, व्हाटएवर वो पानी है, व्हाटएवर कोई और चीज़ है, जब आप उसको एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर लेके आ रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज इंजेक्शन। दूसरा होता है डाइजेशन। अच्छा, ये एक इंजेक्शन के बाद प्रोपल्शन भी होती है या डाइजेशन हो रही होती है। अब बेसिकली जो दूसरा मैकेनिज्म होता है वो डाइजेशन का होता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ओके, एनर्जी, ओके वेल। तो पहला हमने कहा कि इंजेक्शन होती है। इंजेक्शन के अंदर ये होता है कि हमने वो खाना या कोई भी चीज़ जिसको हमने ओरल कैविटी के अंदर लेके आना होता है या एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर लेके आना होता है, दैट प्रोसेस नोन एज इंजेक्शन। दूसरा जो प्रोसेस होता है दैट इज डाइजेशन। अब डाइजेशन के अंदर भी दो प्रोसेस चल रहे होते हैं। अब दो प्रोसेस में क्या है कि पहला जो प्रोसेस होता है वो, अब इस डाइजेशन में मेनली केमिकल डाइजेशन होती है या मैकेनिकल डाइजेशन हो रही होती है। पहला हमने कहा इंजेक्शन होता है, दूसरा जो प्रोसेस होता है उसके अंदर डाइजेशन हो रही होती है। अब जो डाइजेशन होती है ये दो तरह से होती है, या तो मैकेनिकल डाइजेशन होती है, दूसरा केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल का ये मतलब है कि वो जो फूड जिसको हमने इंजेस्ट किया था उसको हमने चीव करना है। जब हम चीव कर रहे होते हैं या मॉस्टिकेशन कर रहे होते हैं, दैट इज़ नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन, कि हम उस खाने को, उस फूड को स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ओके, दूसरी जो चीज़ होती है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में ये होता है कि वो फूड जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर गया था उसको स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। वो फूड जो आपकी एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर गया था या ओरल कैविटी के अंदर गया था उसको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ इंजाइम, उसको कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। अब ये जो केमिकल डाइजेशन होती हैं इसमें मेनली ग्लैंड्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक हेल्प आउट कर रहे होते हैं। स्लेवरी माइलेज मेनली ओरल कैविटी के अंदर सिक्रीट हो रहा होता है, जो उसको लुब्रिकेशन के अलावा लुब्रिकेट करने के साथ साथ डाइजेशन भी करवा रहा होता है, केमिकल डाइजेशन भी करवा रहा होता है। ओके, ये दो प्रोसेस हमने डिस्कस किए हैं। पहला प्रोसेस इंजेक्शन का होता है, दूसरा प्रोसेस डाइजेशन का होता है। डाइजेशन के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन आ रही होती है और केमिकल डाइजेशन आ रही होती है। ओके, तीसरी ये प्रोसेस होता है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब वो होता है कि जब ये खाना ओरल कैविटी के अंदर बोलस बन गया था, उसके बाद इसने आगे मूव करना होता है इनटू द एसोफेगस, एसोफेगस से आगे ये अगेन स्टमक के अंदर, और देन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर रहा होता है। अब जो प्रोपल्शन है, प्रोपल्शन में ये होता है कि ये जो मिक्सेस फूड था, चाहे वो स्लेवरी माइलेज के साथ हो जो कि बोलस बन चुका था, उसमें आगे मूव करना होता है। चीविंग एंड मास्टिकेशन ऑफ द फूड इन द माउथ इज कॉल्ड, यस बेटा, चीविंग या मास्टिकेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेकडाउन या मैकेनिकल डाइजेशन।
मैकेनिकल डाइजेशन, वेल एग्जैक्टली यू आर राइट। ओके, तो हम बात कर रहे थे प्रोपल्शन की। तो प्रोपल्शन का मतलब ये होता है कि वो फूड जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर गया था, वहाँ पे बोलस बना है, बोलस बनने के बाद उसने एसोफेगस से स्टमक के अंदर एक मूवमेंट के, एक वेव लाइक मूवमेंट प्रोसेस के थ्रू उसने मूव करना है। जब वेव लाइक मूवमेंट के प्रोसेस से मूव करेगा उसको कहा जाता है प्रोपल्शन। ओके, तो ये स्लाइड्स के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोपल्शन किस तरह हो रही होती है। वो जो मैकेनिक्स है, ये जो वेव लाइक मूवमेंट होती है बोलस की, वो कैसे हो रही होती है, उसको कहा जाता है प्रोपल्शन। हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं। पहली चीज़ जो थी, मैंने कहा कि इंजेक्शन होती है। दूसरा मैंने कहा है डाइजेशन होती है। डाइजेशन के अंदर दो तरह से डाइजेशन हो रही होती है, वन इज मैकेनिकल डाइजेशन, अदर इज केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन चीविंग या मॉस्टिकेशन के थ्रू हो रही होती है, और जो केमिकल डाइजेशन होती है वो विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स डाइजेशन हो रही होती है। तीसरा मैंने कहा है कि प्रोपल्शन होती है कि वो बोलस जो ओरल कैविटी के अंदर लुब्रिकेट हो गया था या स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया था, उसने एक वेव लाइक मूव के थ्रू नेक्स्ट जीआईटी की तरफ मूव करना है। जीआईटी की तरफ जब मूव कर रहा होता है तो उसको कहा जाता है प्रोपल्शन। अब प्रोपल्शन हो गई, प्रोपल्शन के बाद वो आपका स्टमक के अंदर चला जाता है। स्टमक के अंदर कुछ टाइम्स के लिए स्टे करता है, स्टे कर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड यू हैव टेकन। स्टमक के अंदर स्टे करेगा, देन स्टमक से आगे ये मूव करेगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। डेफिनेटली बेटा, प्रोपल्शन आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कह दें तो भी ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट कह दें तो भी ठीक है, एग्जैक्टली। ओके, तो जो स्टमक था उसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है। बेसिकली एब्जॉर्प्शन ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। अब चौथी चीज़ हम पढ़ रहे हैं अब्जॉर्प्शन। तो वो जो डाइजेस्टेड फूड था जो कि स्मॉल पीसेस में, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, जब वो एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर जाएगा तो वहाँ पे विलाई पड़े होते हैं, विलस पड़े होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रोजेक्शन होती है जिनको विलाई कहा जाता है। उसके कंटेक्ट में जाएगा, वहाँ से अब्जॉर्प्शन होगी। अब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेगा और टिश्यू तक पहुँच जाएगा। ये होती है अब्जॉर्प्शन। उसके बाद एलिमिनेशन होती है। एलिमिनेशन में ये होता है कि वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ था और अब्जॉर्ब नहीं हुआ था, उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन, तो उसको कहा जाता है एलिमिनेशन। अब हमने पांच चीज़ें पढ़ी हैं। पांच चीज़ों में हमने ये कहा है कि पहली जो होती है इंजेक्शन होती है, दूसरा प्रोसेस डाइजेशन का होता है, तीसरा प्रोसेस अब्जॉर्प्शन का होता है, सॉरी, पहला इंजेक्शन का होता है, दूसरा डाइजेशन का होता है, तीसरा प्रोपल्शन का होता है, चौथा अब्जॉर्प्शन का होता है, और फिफ्थ वन एंड लास्ट वन दैट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में ये होता है कि वो फूड जो कि अब्जॉर्ब नहीं हुई थी या डाइजेस्ट नहीं हुई थी, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन जिसकी नहीं हुई थी, तो उसने क्या करना, उसने एलिमिनेट होना होता है। और वो जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो एलिमेंट्री ट्रैक से फीसेस के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन एलिमिनेट हो जाता है। ओके, डिजीज, ओके, डिजीज को रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है। अब अगर हम एलिमेंट्री ट्रैक के बारे में बात करें तो दैट इज़ आल्सो नोन एज जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होती है। ये एक बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि फूड के पैसेज में हेल्प आउट कर रही होती है, कि इसमें से फूड गुजरता है। ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक, एनस पे टर्मिनेट हो रही होती है। बेटा आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। ओके, आप एक दफ़ा अपने पेज को रिफ्रेश कर लें। पेज को रिफ्रेश करेंगे आवाज़ कटना ख़त्म हो जाएगी। ओके, एलिमेंट्री ट्रैक के बारे में बात करें या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें। एलिमेंट्री कैनाल आल्सो नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ये एक इसेंशली लॉन्ग ट्यूब होती है और ये माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे टर्मिनेट हो जाती है। ओके, अगर हम इसके आर्गन्स की, इसके पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स के अंदर पहला जो स्टार्ट हो रही थी हमने कहा माउथ से स्टार्ट होती है, माउथ होता है, देन फेरिंग्स होता है, देन एसोफेगस में आती है। ओके, वेल, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनल कैनाल, ये इसके पार्ट्स हैं। माउथ से स्टार्ट होएगी, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस, एसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम और देन एनल कैनाल।
कनाल पे इसकी टर्मिनेशन हो जाएगी। इसके अलावा इसके साथ कुछ एसेसरी आर्गन्स भी होते हैं। एसेसरी आर्गन्स क्या करते हैं कि ये वेरियस सेक्रीशंस देते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। और ये जो सेक्रीशंस होती हैं दीज आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, और ये ग्लैंड्स हो सकती हैं, और ये सेक्रीशन स्टमक एसिड की फॉर्म में हो सकती हैं। और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो आउटसाइड द ट्रैक प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो विद इन द स्टमक प्रेजेंट होती हैं। और ये जो सेक्रीशंस होती हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं कि ये डकलेट सेक्रीशन पे आ रहे होते हैं या डक्ट्स में आ रही होती हैं। तो इनके जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, पेंक्रियाज होता है, लीवर होता है, और बाइलरी ट्रैक होती हैं, ये मेनली इसके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। ओके, इसके बाद हम लेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो जीआईटी की लेयर्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ये स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, पेंक्रियाज होता है, लीवर होती है, और बाइलरी ट्रैक्ट होते हैं। ये एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं आप एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इसके अलावा जो एलिमेंट्री ट्रैक है वो 4 लेयर के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। जिसके अंदर एडवेंटिशिया आता है, या स्ट्रोसा उसे कहा जाता है। आउटर लेयर होती है, देन मस्कुलर लेयर होती है, और तीसरी सब मिकोजा होती है, और एंड पे मिकोजल लाइनिंग होती है। जो एडवेंटिशिया होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके अंदर लूज फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। और मेनली अगर आप पेरिटोनियम की बात करें तो ये दैट इज़ कवर्ड बाय ये एडवेंटिशिया। उसके बाद पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम लार्जेस्ट मेम्ब्रेन होती है ऑफ दी बॉडी। इसमें दो तरह से दो लेयर्स होती हैं पेरिटोनियम के अंदर, एक प्राइटल पेरिटोनियम होती है, एक विसरल पेरिटोनियम होती है। जो प्राइटल पेरिटोनियम होती है ये एब्डोमिनल वॉल के साथ लाई कर रही होती है, और जो विसरल पेरिटोनियम होती है ये जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर उनको कवर कर रही होती है। ओके ओके, हम डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट 15 मिनट्स हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जीआईटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिजीज़ और डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसके अलावा और भी डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक आर्थराइटिस हो सकता है, ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, तो ये भी अगेन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स में आती हैं। लेकिन अगर हम मसल्स की बात करें तो पहली जो डिजीज़ मोस्टली डिजीज़ हो रही होती है उसमें ये होता है कि बॉटीलिज्म होना शुरू हो जाता है। अब बॉटीलिज्म बेसिकली क्या है? मैं कॉल ले लूँ, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप
सॉरी, तो हम बात कर रहे थे बोtulism के बारे में। अब बेसिकली जो बोtulism होता है ना, ये इसमें ये होता है कि एक बैक्टीरिया होता है दैट इज़ नोन एज क्लोस्ट्रीडियम बोtulism। ये अपने टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और वो टॉक्सिन्स क्या करते हैं, वो जाके जो मसल्स होते हैं उनकी डिग्रेडेशन काज करवाना शुरू कर देते हैं। अब इसकी मेनली ना तीन फॉर्म्स होती हैं, एक फूड बॉर्न होता है, एक वूंड बोtulism होता है, और एक इन्फेंट बोtulism होता है। अब जो इन्फेंट बोtulism होता है उसमें टिपिकली जो बेबीज़ होते हैं जिनकी एज 2 मंथ से लेके 8 मंथ तक होती है उनको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। और जो वूंड बोtulism होता है, जैसे ही कुछ ज़ख़म हो जाता है कहीं पे, तो वहाँ पे ये अपने टॉक्सिन रिलीज़ करता है, उस ज़ख़म या उस वूंड के अंदर ये ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद टॉक्सिन रिलीज़ करता है और मसल की पैरालिसिस काज करवा देता है। तीसरा होता है फूड बॉर्न। फूड बॉर्न में ये होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और जैसे ही आप वो खाना खाते हैं, जो कि खाना होम कैनड फूड पड़ा होता है, तो उसके थ्रू आप इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट करने के बाद ये अगेन जीआईटी के अंदर टॉक्सिन रिलीज़ करता है, या उस टारगेट एरिया तक टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं। रिलीज़ होने के बाद ये मसल्स की जाके डिग्रेडेशन का काज कर देता है। ओके, तो मेनली अगर हम फूड बॉर्न की बात करें ना, तो फूड बॉर्न में ये मेनली 12 आवर से लेके 36 आवर तक आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स स्प्रेड हो चुकी होती हैं, और उसके रिजल्ट में डिफरेंट साइन और सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्लोस्ट्रीडियम जो बोtulism है, ये इतना सवेयर बैक्टीरिया है। इसके अलावा फिब्रोमेल्जिया होता है। फिब्रोमेल्जिया में ये होता है कि मेल्जिया बेसिकली मसल पेन कहा जाता है। अब जो फिब्रोमेल्जिया है, इसमें जो मसल्स पेन है ये स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो फिब्रोमेल्जिया में ये होता है कि ये मस्को वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन होना शुरू हो जाता है, जिसके साथ फटीग होना शुरू हो जाती है। सर्टेन अदर कंडीशंस होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें समटाइम्स मूड इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, इंसोम्निया के होने के चांसेस हो रहे होते हैं, मेमोरी इम्पेयरमेंट होने के चांसेस होते हैं। इसमें जो वाइड स्प्रेड मस्कुलोस्केलेटल पेन होना शुरू हो जाता है। तीसरी कंडीशन हमारे पास है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये होता है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज बाय मसल वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल फटीग। के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर जो मसल्स हैं उनकी एट्राफी होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती हैं, और एट द एंड जो मसल मास होता है ना, वो लॉस हो चुका होता है। तीसरी चीज़ चौथी चीज़ होती है मेस्थीनिया ग्रेविस। मेस्थीनिया ग्रेविस में बेसिकली ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें जो इसको न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ भी कहा जाता है। ये अगेन स्केलेटल मसल की वीकनेस काज कर रही होती है, लेकिन इसमें जो इफ़ेक्टेड पार्ट्स होते हैं वो आई हो सकती है, फेस हो सकता है, या जो मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। और ये मोस्टली इसमें जो नर्व ट्रांसमिशन हो रही होती है, ये जो नर्व इम्पल्सेस होती है जनरेट होकर मसल तक पहुंच रही होती हैं, उनकी नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती। और जो नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व टू मसल हो रही होती है, उनके जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का गैप है या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो इंटरप्ट हो जाता है। जैसे ही वो इंटरप्ट होएगा तो अल्टीमेटली नेस्थीनिया ग्रेविस होना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये भी है कि ये इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है वो भी एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देती हैं, या रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर देती हैं, या एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन का काज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो मसल की कंट्रैक्शन है वो होती नहीं है। तो मस्थीनिया ग्रेविस के अंदर अगेन ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि वो रिसेप्टर्स जिनके ऊपर एसिटाइलकोलिन बाइंड होना होता है वो ब्लॉक कर देती हैं, या एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन काज कर देती हैं, या जो एसिटाइलकोलिन जो वेजिकल्स की फॉर्म में स्टोर पड़ी होती है उसको भी ये डिग्रेड कर देती हैं। अच्छा, तो ये थी डिजीज़ जिनके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा रेब्डोमायोलाइसिस हो सकती है। अब जो रेब्डोमायोलाइसिस होती है इसमें किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब किडनी कैसे डैमेज हो सकती है, बेसिकली रेब्डोमायोलाइसिस में
कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक मायोग्लोबिन होती है। अब जैसे ही मसल की डेथ होएगी या मसल की इंजरी होती है ना, तो वो सर्टेन कंटेंट्स रिलीज़ करती है। अब वो सर्टेन कंटेंट्स है, उसमें एक मायोग्लोबिन भी है, और ये मायोग्लोबिन क्या करती है, या जाके किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है। जैसे ही मसल इंजरी होएगी तो मायोग्लोबिन रिलीज होती है, और मायोग्लोबिन जो है ये जाके किडनी को डैमेज करना शुरू कर देती है, और ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम है। ओके, तो इसके अलावा टेंडनाइटिस होता है। टेंडनाइटिस में जो टेंडन्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और पेनफुल कंडीशन होती है। और टार्टिकुलस होता है, ये एक्वायर्ड ये जेनिटल डिसऑर्डर्स होता है, जिसके अंदर जो स्टेर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल्स हैं उनका स्पैज्म हो जाता है या वो शॉर्टन हो जाती हैं, और हेड बेंड टू अफेक्टेड साइड, और चिन जो है ये अपोजिट साइड पर रोटेट कर जाती है। टेक्नोसिस होता है, ये एक पैरासाइट्स होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा होता है। ट्राइकोनोसिस में ये होता है कि ट्राइकोनोसिस पैरासाइट होता है, ये मोस्टली इसको राउंड वार्म ऑफ ट्राइकोनोसिस टाइप भी कहा जाता है। ये इन्फेक्शन करता है बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके रिजल्ट में डायरिया होना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, और एट द एंड जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस होना शुरू हो जाती है। ओके, दैट वाज अबाउट टुडे लेक्चर्स, जो कि हमने डिजीज़ के बारे में अगेन डिस्कस कर लिया है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम जीआईटी से स्टार्ट लेंगे, जीआईटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को आप एक दफ़ा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। मसल्स के बारे में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें इंपॉर्टेंट में क्या क्या चीज़ है, जो मसल्स हैं उनकी टाइप्स क्या क्या हैं, उनका कंट्रोल क्या है, उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं। इसके अलावा उनके अटैचमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है, और आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना भी है। ओके, तो बाकी आपका टेस्ट जो होगा वो है कमिंग वेडनेसडे को, आई थिंक, है ना। टेस्ट के लिए आप रेडी रहिएगा, इंशाल्लाह ये टेस्ट इस दफ़ा टेस्ट पोस्टपोन नहीं होगा। ओके, ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स, बाय बाय।